नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय कैबिनेट ने 5 साल के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को दी मंजूरी। नीति आयोग मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए चीनी और नमक के उच्च स्तर वाले खाद्य पदार्थों पर कर लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ये टिप्पणी की कि भूजल निकासी के विनियमन पर केंद्र के दिशा निर्देशों में नया कुछ भी नहीं है और ये पुरानी योजना ही है। तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व पर काम करना शुरू किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आईपीआर या बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों को मजबूत करने की जरूरत। और यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा पर रूस के साथ बातचीत के लिए सहमति जताई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 5 साल के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए आवश्यक आधार तैयार करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस मिशन का उद्देश्य अत्याधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों की स्थापना करना है। इसके तहत डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत डेटा और इसके बाधा रहित आदान प्रदान के लिए आवश्यक अवसंरचना का प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्री का निर्माण करना, इसके तहत उपयुक्त स्तरों पर क्लिनिकल संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े पेशेवरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, दवाओं और फार्मेसियों की रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक सिस्टम भी स्थापित करना इसका लक्ष्य है। इसके तहत व्यक्तियों, स्वास्थ्य पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रावधानों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मुख्य घटकों के बारे में। इसके तहत सबसे पहला घटक है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर यानी आभा। इससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्राप्त और साझा किया जा सकेगा। यानी कि अगर आप डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर उनको अपनी रिपोर्ट साझा करना चाहते हैं तो आप आभा नंबर के जरिए एक दूसरे से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की रजिस्ट्री। ये चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों से संबंधित सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से जुड़ी जानकारी का एक व्यापक भंडार होगा। तीसरा है एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस। ये एक मुफ्त प्रोटोकॉल है। ये रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच अलग अलग प्रकार की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बनाए रखेगा। और अंतिम घटक है स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े पेशेवरों की रजिस्ट्री। और आइए अब आपको बताते हैं इस मिशन के लाभ के बारे में। इससे साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इससे स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी। इससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार उत्पन्न होगा। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता आदि में सुधार होगा। अगली खबर खाद्य एवं पोषण से संबंधित है। नीति आयोग मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए चीनी और नमक के उच्च स्तर वाले खाद्य पदार्थों पर कर लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार मोटापे से ग्रस्त महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 20.6% था, जो कि बढ़कर 24% हो गया है। इस अवधि में पुरुषों में ये प्रतिशत 18.4% से बढ़कर 22.9% हो गया है। अधिक वजन और मोटापे का मतलब है शरीर में असामान्य या ज्यादा वसा का जमा होना। इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ समय पहले तक अधिक वजन और मोटापे की समस्या केवल उच्च आय वाले देशों की समस्या मानी जाती थी, लेकिन अब निम्न और मध्यम आय वाले देशों, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में ये समस्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके काफी दुष्प्रभाव होते हैं। अधिक वजन और मोटापे से पीड़ित लोगों में कई रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हृदयाघात और स्लीप एपनिया यानी सोते समय सांस लेने में रुकावट हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए नीति आयोग ने कई सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि वसा, नमक और चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों पर और अधिक कर लगाना। वेजिटेबल चिप्स और स्नैक फूड पर 5% जीएसटी लगता है। वहीं ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए ये दर
12% है। इसके अलावा वसा, नमक और चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर लेबल लगाना, साथ ही उनके मार्केटिंग और विज्ञापन पर भी नजर रखी जानी चाहिए। इससे पहले भी इस मुद्दे से निपटने के लिए नीतिगत विकल्पों को तलाशने पर चर्चा की गई थी। इसके लिए मातृत्व, किशोरावस्था और बचपन में मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया था। अगली खबर पर्यावरण से। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने ये टिप्पणी की है कि भूजल निकासी के विनियमन पर केंद्र के दिशा निर्देशों में कुछ भी नया नहीं है और ये पुरानी योजना ही है। एनजीटी के अध्यक्ष के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वे मोटे तौर पर अधिकरण द्वारा बार बार और लगातार दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है। ये दिशा निर्देश समस्या के मूल कारण और प्रमुख मुद्दों का समाधान नहीं करते हैं। मूल कारण और प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं भूजल का संरक्षण और बचाव, भूजल स्तर में कमी को रोकना, भूजल के पुनर्भरण और पुनरुद्धार के लिए प्रभावी प्रयास। इससे पहले केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने भूजल की निकासी को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों में शामिल हैं कुछ उद्योगों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वे भूजल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी अवश्य प्राप्त करें। इनमें नए और मौजूदा उद्योग, अवसंरचना परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं और भूजल निकालकर बड़ी मात्रा में जल की आपूर्ति करने वाली कंपनियां शामिल हैं। घरेलू उपभोक्ताओं, ग्रामीण पेयजल योजनाओं, सशस्त्र बलों, किसानों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक सीमा तक भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। एनओसी धारकों को भूजल निकासी की मात्रा के आधार पर भूजल निकासी और पुनरुद्धार शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए वार्षिक जल लेखा परीक्षा अनिवार्य किया गया है। साथ ही एनओसी की शर्तों का पालन नहीं करने वालों पर 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। अगली खबर जैव विविधता संरक्षण पर आधारित है। तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व पर काम करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले तमिलनाडु सरकार ने एक डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की थी। ये रिजर्व भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में स्थापित किया जा रहा है। डुगोंग के समक्ष कई खतरे मौजूद हैं, जैसे कि निम्न जनंदर, जल प्रदूषण, तटीय पारितंत्र का नुकसान, मछली पकड़ने वाले जाल में डुगोंग का फंस जाना और नाव तथा ट्रोलरों आदि से होने वाली दुर्घटना। डुगोंग, जिसे कि समुद्री गाय भी कहा जाता है, ये एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी जीव है। ये डुगोंगिडे कुल की एकमात्र जीवित प्रजाति है। ये समूहों में रहते हैं और इन्हें सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। इनकी आयु लंबी होती है लेकिन जनन दर कम होती है। इनका गर्भधारण काल लंबा होता है। ये 2 से 7 वर्ष की अवधि में मात्र एक संतान को जन्म देते हैं। हाथियों को इनका सबसे नजदीकी संबंधी माना जाता है। हालांकि डॉल्फिन और अन्य स्तनपायी समुद्री जीवों की प्रजातियों के विपरीत डुगोंग के 2 नथुने होते हैं। साथ ही तैरने के लिए इनकी पीठ पर मछलियों की तरह कोई पैर या पंख नहीं होते हैं। ये भूमध्य रेखा से लगभग 26 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में इन्हें मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में देखा जा सकता है। डुगोंग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है। डुगोंग के संरक्षण की वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध जीव है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जीव है। इसके अलावा IUCN की लाल सूची में इसे सुभेद्य या वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि IPRs या बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों को मजबूत करने की जरूरत है। IPRs कानूनी अधिकार होते हैं। ये अधिकार औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधियों से सृजित कृतियों और आविष्कारों की रक्षा करते हैं। सबसे आम IPR में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट शामिल हैं। IPR बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वृद्धि, आविष्कारों या रचनात्मकता के संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ये उपभोक्ताओं को उनकी खरीद की सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के बारे में एक शिक्षित विकल्प देने में मदद करते हैं। हालांकि भारत में IPR से संबंधित कई मुद्दे हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर नकल, साहित्यिक चोरी, पायरेसी और IPR के उल्लंघन के मामले मौजूद हैं। इसके अलावा IPR को लागू करने की स्थिति बेहद खराब है। इनसे जुड़े अदालती मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं। दवा कंपनियों के लिए चिंता का एक और मुद्दा भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3D है। ये धारा किसी उत्पाद में मामूली
बदलाव करके पेटेंट के नवीनीकरण की अनुमति नहीं देती है। इसीलिए IPRs की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016, बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन कोष यानी CPAM, सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। इसे IPR नीति को लागू करने और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने फिक्की के सहयोग से IPR से जुड़े अपराधों से निपटने में पुलिस की सहायता के लिए एक IPR एनफोर्समेंट टूल किट लॉन्च किया है। साथ ही IPRs को समझने में युवाओं, नवोन्मेषकों और उद्यमियों की सहायता के लिए L2 Pro पहल की शुरुआत की गई है। L2 Pro का मतलब है अपने नवोत्पादों को संरक्षित, सुरक्षित और बेहतर करना सीखें, यानी लर्न टू प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन। यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा पर रूस के साथ बातचीत करने के लिए सहमति जताई। ये खबर ऐसे समय में आई है जब रूस ने अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। यूक्रेन और रूस से जुड़े हालिया घटनाक्रम के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने कुछ खास रूसी बैंकों को स्विफ्ट के माध्यम से प्रतिबंधित करने पर सहमति व्यक्त की है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर स्विफ्ट है क्या। स्विफ्ट की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये बेल्जियम में स्थित एक गैर सूचीबद्ध फर्म है। ये वास्तव में बैंकों के एक सहकारी निकाय के समान है। ये फर्म स्वयं भी धन हस्तांतरण नहीं करती। हालांकि इसकी संदेश प्रणाली बैंकों को तीव्र, सुरक्षित और किफायती रूप में वित्तीय संवाद करने का साधन प्रदान करती है। बैंक आपस में धन हस्तांतरण, ग्राहकों के लिए धन हस्तांतरण और परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने के लिए ऑर्डर के बारे में पुख्ता संदेश भेजने के लिए स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये प्रतिबंध रूसी वित्तीय संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से अलगाव सुनिश्चित करेगा। साथ ही ये वैश्विक स्तर पर रूस के वित्तीय संस्थाओं की कार्यक्षमता को हानि पहुंचाएगा। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मुकदमा दायर करके ये मांग की है कि रूस को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि उसने आक्रमण को सही ठहराने के लिए नरसंहार की अवधारणा की गलत व्याख्या की है। ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। ये न्यायालय नीदरलैंड के द हेग के पीस पैलेस में स्थित है। ये न्यायालय 15 न्यायाधीशों से मिलकर बना है। ये न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। भारत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश दलवीर भंडारी ICJ के वर्तमान न्यायाधीशों में शामिल हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आधिकारिक भाषा हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा अन्य घटनाक्रम में भारत यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले UNSC रेजोल्यूशन से दूर रहा। चीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत भी UNSC रेजोल्यूशन पर मतदान से दूर रहा। रूस के वीटो का उपयोग किए जाने की वजह से ये रेजोल्यूशन पारित नहीं हो सका। इस रेजोल्यूशन में रूस से यूक्रेन के खिलाफ बल प्रयोग को बंद करने और अपनी सभी सेनाओं को वापस बुलाने आदि का आह्वान किया गया है। मतदान से दूर रहकर भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देश की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान की बात पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही भारत ने सभी देशों से इन सिद्धांतों का सम्मान करने का भी आह्वान किया है। और इसी से जुड़ी खबर है ऑपरेशन गंगा। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव मिशन या अभियान है। इसके तहत वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए सभी भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। शास्त्रीय भाषा का दर्जा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की है। वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये भाषाएं हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए कई दिशा निर्देश शामिल हैं, जैसे कि ऐसी भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। ऐसी भाषा के प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। साथ ही इसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाना चाहिए। ऐसी भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए। ये किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा साहित्य से अलग होना चाहिए। बाजार अवसंरचना मार्केट यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MII। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक महत्वपूर्ण बाजार अवसंरचना संस्थान है। ये देश का सबसे बड़ा इक्विटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस सभी बाजार अवसंरचना संस्थान हैं। ये देश के महत्वपूर्ण आर्थिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
MII शेयर बाजार के सुचारू और बाधा रहित कामकाज के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। MII की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण प्रकृति को जालान समिति, जो कि 2010 में गठित की गई थी, इसकी रिपोर्ट द्वारा भी प्रकट किया गया था। इसमें सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण, जुटाई गई पूंजी, ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी के साथ निवेशक खातों की संख्या के संदर्भ में MII की अभूतपूर्व वृद्धि का उल्लेख किया गया था। भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB। सरकार ने भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए मानदंडों में बदलाव कर उन्हें अधिसूचित किया है। BBMB पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इस बोर्ड के कार्य हैं भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजनाओं से जल और विद्युत आपूर्ति का विनियमन करना, सतलुज, रावी और ब्यास नदियों से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जल की आपूर्ति का विनियमन करना। अगला है कोयले के लिए साझा ई नीलामी विंडो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले के ई ऑक्शन की सिंगल विंडो सिस्टम को स्वीकृति दी है। अब कोयला कंपनियों के लिए क्षेत्र विशेष के लिए नीलामी की जगह एक साझा ई नीलामी विंडो के जरिए कोयले की पेशकश को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में कोयला बाजार बिखरा हुआ है। इसकी वजह से बाजार के प्रत्येक खंड में एक ही ग्रेड के कोयले के लिए कई अलग अलग बाजार आधारित दरें हैं। इस ई नीलामी विंडो से बाजार में मौजूद खामियों को दूर किया जा सकेगा। ये सभी उपभोक्ताओं के लिए एकल दर लागू करेगी। इसके अलावा बाजार की परिचालन क्षमता में वृद्धि करेगी। साथ ही ये घरेलू कोयले की ओर अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करेगी। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत और फ्रांस 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी AMCA के इंजन का संयुक्त विकास करने के लिए एक समझौते को संपन्न करने के अंतिम चरण में है। इस इंजन को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और फ्रांस की विनिर्माता कंपनी सैफ्रन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। AMCA में स्टील्थ और नॉन स्टील्थ कॉन्फ़िगरेशन दोनों होंगे। इसे 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। AMCA में सुपर क्रूज क्षमता होगी। ये इसे सुपरसोनिक क्रूज गति प्राप्त करने में सहयोग करेगा। हर्मेटिक वाइपर ये एक डेटा वाइपर मेलवेयर है। इसे यूक्रेन में कंप्यूटरों में देखा गया है। डाउनलोड होने पर ये मेलवेयर लक्षित डिवाइस से संपूर्ण डेटा को डिलीट कर सकता है। ये डेटा को इस तरह से डिलीट कर सकता है कि इसे दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेलवेयर, वायरस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर सहित कई दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स का एक सामूहिक नाम है। वेनेरा डी मिशन ये शुक्र ग्रह के अन्वेषण पर आधारित एक मिशन है। ये रूस के रॉसकॉस्मोस और संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद रूस स्वयं ही या चीन की भागीदारी के साथ इस मिशन का संचालन करेगा। भविष्य में शुक्र के अन्वेषण के लिए अन्य मिशन होंगे। भारत का शुक्रयान, नासा का प्रस्तावित डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग यानी डेविंसी प्लस, वीनस MCVT, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी यानी वेरिटास। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। आपको बता दें कि इसी दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव प्रकाश में फोटोन नामक कण होते हैं। इन कणों की ऊर्जा उस आवृत्ति के समानुपाती होती है जिसके साथ वे गति करते हैं। जब वे उच्च गति पर एक माध्यम में अणुओं से टकराते हैं तो वे उस कोण के आधार पर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होकर प्रकीर्णित हो जाते हैं जिस कोण से वे अणुओं से टकराते हैं, और इसे ही रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार नीला प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। लचित बोरफुकन। राष्ट्रपति ने अहोम सेना के जनरल रहे लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। लचित बोरफुकन 17वीं शताब्दी के दौरान असम के अहोम वंश के एक सेनापति थे। वे ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई सरायघाट की लड़ाई के लिए विख्यात हैं। यहाँ उन्होंने वर्ष 1671 में मुगलों को पराजित किया था। लचित को राजा चक्रध्वज सिंघा द्वारा बोरफुकन के रूप में नियुक्त किया गया था। बोरफुकन यानी कि कार्यकारी और न्यायिक दोनों शक्तियों से संपन्न पदवी है। बोरफुकन के प्रदर्शित मूल्य थे साहस, बहादुरी, देशभक्ति और कुशल नेतृत्वकर्ता। और दूसरी शख्सियत है पद्मजा नायडू।
पद्मजा नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल थी। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की पुत्री थी। वे रेड क्रॉस से जुड़ी थी। वर्ष 1971 से 72 तक वे भारतीय रेड क्रॉस की अध्यक्ष रही थी। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। पद्मजा नायडू देशभक्ति और निस्वार्थ की भावना से प्रेरित थी। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। चेरनोबिल। खबरों के मुताबिक चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। चेरनोबिल यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में बेलारूस की सीमा के करीब स्थित है। चेरनोबिल दुर्घटना वर्ष 1986 में एक दोषपूर्ण रिएक्टर डिजाइन का परिणाम थी। उस समय इसे अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा संचालित किया जा रहा था। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन यूक्रेन का वो क्षेत्र है जहाँ रेडियोधर्मी संदूषण आज भी सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में आम लोगों की पहुंच और निवास प्रतिबंधित हैं। ये क्षेत्र लगभग 1000 वर्ग मील में विस्तारित है। धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास। ये भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।